चलो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर मोशन फिर से। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन के बेसिक एलिमेंट डिस्कस कर लिए थे, मींस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट कर लिया है और इस पे हमने न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लिया था। एक पॉइंट याद रखो, फिजिक्स में आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जब तक उस पर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक वो टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है, बट जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक क्या होगा, क्लियरेंस नहीं मिलेगा कि नहीं सच में सब आपको आ गया। ठीक है, कंपल्सरी कोई भी टॉपिक्स पढ़ो, छोटा से छोटा टॉपिक रहेगा, उस पे एक दो न्यूमेरिकल देखो, करने के बाद आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा नहीं, मैक्सिमम टॉपिक नहीं कर रहे एट अ टाइम, हम कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स करेंगे और उसमें न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशंस। सर्कुलर मोशन की कितने टाइप्स होते हैं, तो यहां पे सर्कुलर मोशंस, इसको मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूं। ठीक है, पहला है आपके यहां पे, फर्स्ट है यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा है यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आए, इसमें से दो टर्म्स निकलने वाला, जो टर्म्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी पहले सर्कुलर मोशंस पे आते हैं। तो सर्कुलर मोशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में स्पीड, लीनियर स्पीड या लीनियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, एंड साथ में एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट, C फॉर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या वी कैन से स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज द सेम थिंग, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, इज नॉट कांस्टेंट, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। किसने बोल दिया कि बताओ सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस क्या, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको बोलोगे यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो क्या सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए, मतलब लीनियर स्पीड सेम होना चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम मतलब मैंने कांस्टेंट लिखा हुआ, मींस थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और यहां क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, थ्रू आउट द मोशन स्पीड क्या होगा, चेंज होता रहेगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, या और क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होता रहेगा। एक वर्ड है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलूं या स्पीड बोलूं, इज द सेम वर्ड, आया समझ में। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, देखो सेकेंड पॉइंट, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पे भी क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप बोलोगे सर इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन। जैसे यहां पे क्या होता है, v एन ओमेगा होता है, तो मेरे पास क्या होता है, a एन अल्फा होता है। ठीक है, a एन अल्फा होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड नहीं, क्या कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, तो लीनियर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचो क्या हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं होगा। याद करो, मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा या नहीं होगा। आपके दिमाग में आ रहा है सर जीरो हो सकता है, आपको होना चाहिए था जीरो, लेकिन जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जीरो, मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट अगर बॉडी सर्कुलर मोशंस में है, यहां पे बॉडी अगर ये सर्कुलर पाथ है, बॉडी अगर सर्कुलर मोशंस में है, यहां पे ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसकी वेलोसिटी v, तो यहां पे आया तो वेलोसिटी कितना रहेगा v, यहां पे आ गया तो भी वेलोसिटी कितना रहेगा v। ओके, तो बट मॉड ऑफ v क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, बट इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहां पे एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। आ रहा पॉइंट समझ में।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शंस, नोट करना अपने नोटबुक पे, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन यहां पे क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन यहां जीरो नहीं है। अब इस एक्सेलरेशन को हम यहां बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। रेडियल, कुछ लोग इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और ये जीरो नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है v²/r। ऐसा में ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर, दिस इज AR, टूवर्ड्स द सेंटर। आए वर्ड समझ में आया, डेफिनेशन क्लियर हो गया था। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट था, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर भी लेकिन बॉडी में क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी रहेगा इसको हम रेडियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, या तो इसको सेंट्रीपिटल भी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। आया वर्ड सामने। तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये देखो, ये रेडियस शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू कितना होता है, v²/r। ऐसा समझ में, ठीक है। दूसरा, बट एंगुलर एक्सेलरेशन कंपल्सरी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो दो पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। जो भी एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी आएगा, एंड इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, v²/r, और इसका डायरेक्शन कितना होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। आ रहा है समझ यहां तक? ओके, चलो अब एक पॉइंट आता है, न्यूमेरिकल में पूछा आता है कि एक बॉडी है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर पाथ, सॉरी ऑन सर्कुलर पाथ। एक बॉडी है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस केस में वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आपका रेडियल एक्सेलरेशन या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है। हर पॉइंट समझ, वहां पे सिर्फ एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर रहा है। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो उसके पास क्या रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा। आपको पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन, ओनली फाइंड द एक्सेलरेशन, बट आपको पूछ क्या रहा है इनडायरेक्टली, व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन, मींस v²/r। चलो क्लियर हुआ यूनिफॉर्म। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, डायरेक्शन तो कांस्टेंट था ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहां कंपल्सरी एक्सेलरेशन होगा। अब यहां जो एक्सेलरेशन होगा, कंसीडर करो ये मेरे पास सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहां पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वेलोसिटी कितने से जा रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कंसीडर करो इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, v। ठीक है, अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑफकोर्स इसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है हर पॉइंट पे। वेलोसिटी क्या होगा, v1 वेक्टर लेता हूं, उसको v2 वेक्टर लेता हूं, यहां पे v3 वेक्टर्स। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या आएगा, डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन इनसाइड क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा, इसको बोलेंगे AR, रेडियल एक्सेलरेशन, जो यहां पे आ रहा था, क्योंकि ये किसकी वजह से आ रहा था, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन AR तो आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, बट मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से यहां पे एक एक्सेलरेशन और आएगा, जिसको नाम देते हैं हम लोग A(t). कौन समझे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी के पास दो एक्सेलरेशन होता है, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा होता है टेंजेंशियल। रेडियल एक्सेलरेशन ध्यान से सुनो, किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शंस, और ये किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए AT आ रहा है, एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए क्या आ रहा है, AR आ रहा है, एंड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या आ रहा है, AT आ रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर AT स्क्वायर प्लस कितना होगा, AR स्क्वायर। ओके, एंड
एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे, एंगुलर एक्सीलरेशन दिस इज डी ओमेगा बाय डी, याद रहेगा। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, ओनली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पे एक्सीलरेशन जनरेट हुआ, उसको नाम देंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या तो रेडियल एक्सीलरेशन, जिसका वैल्यू होता है v²/2। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए क्या, इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसने पूछ लिया कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो बताओ उसका एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन इनडायरेक्टली आपको रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाओगे v²/r। ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, बॉडी के पास दो टाइप का एक्सीलरेशन रहेगा, एक रेडियल रहेगा जो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शंस, दूसरा अगर आपका टेंजेंशियल किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, दोनों को कंबाइन कर ले, याद है पैरेललोग्राम रूल से, ठीक है। एंड यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, डी ओमेगा बाय dt। चलो क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट करो, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अपने 10th में भी पढ़ा रहेगा, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं, बिकॉज सर्कुलर मोशंस में आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म से ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जैसे आपको 10th का डेफिनेशन था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशंस में है तो उस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो मेरे पास ये मार्कर है, मैंने एक रस्सी से बांध लिया इसको, ठीक है। अब इस पे ध्यान से देखो, जब मैं इसको घुमाता हूं ऐसे, ठीक है, ये घूम रहा है, घूमते समय क्या हो रहा है, ये सर्कल में क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसको इसे अपने अंदर तरफ खींच रहा है। तो यहां पे क्या करूंगा, अगर मैं ये सेव ले रहा हूं, कंसीडर करो ये सर्कल लिया, ठीक है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले यहां ये ऐसे मूव कर रहा था, फिर बाद में यहां ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे चला गया ऐसे। तो अब ये सर्कुलर मोशंस में क्यों रहेगा, फील करो, सेंट्रीपिटल फोर्स को फील करने की कोशिश करो। ये सर्कुलर मोशन, अब ये आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा, कोई भी बॉडी को क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा एक फोर्स। जब ये यहां पे पहुंच गया तो क्या होगा, ये आगे, जैसे कंसीडर करो मेरा हाथ, देखो ध्यान से, ठीक है, कंसीडर करो ये मेरा हाथ है, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, स्ट्रेट जा रहा हूं, अगर किसी मुझे नहीं खींचा तो स्ट्रेट निकल जाऊंगा। अगर मैं इसको अंदर बेंड हो जाएगा और अंदर खींचो, बेंड 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 एंड बेंड, क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। क्यों बन रहा है सर्कल, बिकॉज एक फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा, नहीं खींचा तो ये आगे निकल जाएगा। तो जब भी मुझे सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी रहेगा तो सर्कुलर मोशन में क्यों रहेगा, बिकॉज एक इनवर्ड फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो जो फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रहा है उसको बोलेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसे मैंने अभी रस्सी लेके घुमाया ऐसे स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हुआ, टेंशन कहां खींचेगा उसको, इनसाइड। तो जो टेंशन था वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, अरे हमें ऐसा कोई भी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने की कोशिश करेगा, मैं उसको बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स है। आप समझ में, डेफिनेशन सिंपल था, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशंस में है तो उसमें एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है, दिस इनवर्ड फोर्स कंसीडर एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये तो राइट है। बट अब फील करो कि बॉडी सर्कुलर मोशंस में क्यों रहेगा, क्योंकि बॉडी अगर ऐसे स्ट्रेट है, लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, तो बॉडी का आगे जाने की कोशिश करेगा, तो मुझे अंदर खींचना पड़ेगा तो सर्कल बनेगा ना। ईच एंड एवरी टाइम मैं इसको कहां खींचूंगा, इनसाइड। ईच एंड एवरी टाइम मैं इसको इनसाइड खींच रहा हूं, इनसाइड खींच रहा हूं। जब मैं इनसाइड खींचूंगा तो ही सर्कल बनेगा ना, अगर इनसाइड नहीं खींचा तो सर्कल कुछ ऐसा बन सकता है, ये ऐसा, बट ये सर्कुलर मोशन नहीं हुआ ना। आरा कौन सा में, ठीक है। चलो तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट याद रखो, कभी भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशंस में है, ठीक है, और उस बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, जो भी उसको हेल्प करेगा उसको बोलेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अगर आप समझ छोड़ो, आप बाइक से जा रहे हो, आपने टर्न लिया ऐसे, जब आप टर्न लेते हो तो क्यों टर्न लेते हो,
ड्यू टू टायर में फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो पता है वो क्या हो सकता है, ठीक है, दोबारा कभी टर्न नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। तो जब बॉडी को ऐसे टर्न लेता हो बाइक से, क्यों टर्न ले पा रहा, बिकॉज नीचे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आपको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर होगा। अरे कौन सा में अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैं उसको बोलूंगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या है, एक कोई भी फोर्स जो सर्कुलर मोशन में रखने की कोशिश करेगा बॉडी को, उसको बोल देंगे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आरा कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे Fc इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। आई थिंक आपको याद रहे तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन था, एंड एक्सेलरेशन इनटू मास क्या होता था, फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया mv²/r, ओके। एंड v कितना होता है, आई थिंक आपको पता रहेगा, v होता है r ओमेगा d स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो गया m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब बदल कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको कल या लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको जो सिखा ना, बेसिक टर्म सिखाए थे, वो टर्म अच्छे से क्यों आना चाहिए, बिकॉज कोई भी फॉर्मूले को जैसा चाहिए वैसा मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, अब बोलेगा बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, तो ओमेगा कितना आता है 2π/t, ओमेगा रिप्लेस कर दो 2π/t से, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया, आया समझ में आता, ठीक है। अब दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि अगर मेरा बॉडी सर्कुलर मोशंस में है, कंसीडर करो, ठीक है, ये बॉडी मेरा क्या पे, यहाँ पे बॉडी है सर्कुलर, अंदर क्या लग रहा है, Fc लग रहा है, ठीक है। तो बाहर क्या लगता है, यहां पे लगता है F सेंट्रीफ्यूगल और ये सेंट्रीफ्यूगल। कंसीडर करो कि आप जब भी बस में बैठते हो, बस जैसे टर्न लेगा तो बस क्या कर रहा है, जो सीट, जिस सीट पे बैठे हो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपको अंदर खींच रहा है, बट आपका बॉडी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि बॉडी का खुद का इनर्शिया है, तो ड्यू टू इनर्शिया बॉडी बाहर जाने की कोशिश करता है, कौन सा में, बट जो जिस पे आप बैठे हो फ्रिक्शन आपको अंदर खींचता है, तो आप थोड़े से बाहर जाते हो लेकिन बैलेंस होके फिर से अंदर आ जाते हो। तो ड्यू टू इनर्शिया बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में रहेगा तो उस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रहेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं आना चाहती, बॉडी अब जा कहां रहा है, देखो यहां जा रहा है, बॉडी मतलब ये वेलोसिटी हो गया, बॉडी क्या कर रहा है, आगे स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, बाहर अंदर खींच रहा है इसको, जब अंदर खींचोगे तो बॉडी का इनर्शिया क्या बोलेगा, मैं तो अंदर नहीं आऊंगा, ठीक है। तो जो उसकी इनर्शिया है उसकी वजह से बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हुआ डेफिनेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। अब इन सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में है, उस केस में बॉडी बाहर भी नहीं जा रहा है, बॉडी अंदर भी नहीं आ रहा है, बॉडी सेम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो जब बॉडी सर्कुलर मोशन में रहे उस केस में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल सेम होता है। इमेजिन करो अगर मैं यहां पे खड़ा, अब मैं कंटिन्यूअसली सेम पाथ पे जा रहा हूं, मतलब दो फोर्स मुझे जो खींच रहे हैं, यहां खींच रहा है कि यहां खींच रहा है, दोनों फोर्स अगर सेम रहेगा तो मैं स्ट्रेट जाऊंगा ऐसे, कौन सा में, ठीक है। तो बॉडी कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशंस में है, इसका मतलब जो आउटवर्ड फोर्स था सेंट्रीफ्यूगल, जो इनवर्ड फोर्स था सेंट्रीपिटल, दोनों इक्वल हो गया रहेगा, कौन सा में, ठीक है। तो यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल का था इन सर्कुलर मोशन, मैं लिख देता हूं इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशंस एफ सी सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल एंड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो यहां बोल सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, माइनस mv²/r। इसका कितना था, प्लस mv²/r था, इसका माइनस, बिकॉज ये इनसाइड और ये आउटसाइड डायरेक्शन अपोजिट, साइन चेंज कर दो। चलो आया समझ में, मैग्नीट्यूड लिख देता मैं यहां पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेम होता है। आया कौन सा में, सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बस याद रखना कि बॉडी जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से
सर्कुलर मोशन में है उसी को बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल सिंपल जस्ट नेम के वजह ऐसा कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल हम कैलकुलेट नहीं करते, कब किसी ने पूछ भी लिया तो माइनस एमवी इसका। अगर ये बट क्या रहेगा, बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा। एक मिनट जस्ट वेट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, क्योंकि बॉडी बाहर ज्यादा भागेगा अंदर कम भागेगा, तो क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म हो गया। जब यूनिफॉर्म रहेगा उस केस में ऐसा हो सकता है। चलो पॉइंट याद रहेगा। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या रखना है, जब भी हो गया थ्योरी फिनिश हो गया, ओके। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या रखना है कि जब भी पूछा गया कि फाइंड द फोर्स, कोई भी फोर्स पूछ रहा है और उस फोर्स की वजह से बॉडी किसके अंदर है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसको काउंट करना सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग बॉडी क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो टेंशन का फॉर्मूला कितना होगा, mv²r, ठीक है। मैंने बोल दिया कि एक कार है वो 100 की स्पीड से जा रहा है और क्या रहा, टर्न लिया उसने, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा। अब टर्न ले रहा है मतलब सर्कुलर बना रहा है एंड सर्कुलर मोशन हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स अगेन किसके इक्वल आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा, mv²r। दूसरा बोल सकता हूं कि अगर बॉडी कंसीडर एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा है सर्कल में, बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा। अब वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, पहले तो वेलोसिटी दिया था, अब वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से तो बॉडी घूम रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे जो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, उसको क्या नाम दोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स टाइप ऑफ फोर्स नहीं होता है, जो भी फोर्स सर्कुलर मोशन में रखने की कोशिश करेगा बॉडी को उसको बोलूंगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर उस फोर्स का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप यूज करोगे mv²r, ठीक है। अगला पॉइंट हमें दूसरा पॉइंट जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया कि अगर मुझे बोला बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में, ऐसा वर्ड तो नहीं यूज करेगा, अगर किया तो अदरवाइज कैसा वर्ड यूज करेगा, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में, दैट टाइम बॉडी के पास कौन सा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है सर्कल में तो उसके पास क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी रहेगा, और क्या रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, √ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। चलो क्लियर हुआ यहाँ पे। वीडियो पॉज करो या वीडियो को फिर से रीप्ले करके थ्योरी एक बार फिर से पढ़ो। पढ़ने के बाद अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। चलो नोट करो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 1, रीड करो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, रीड करो। क्या दिया हुआ है, एक साइकिल व्हील दिया है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। साइकिल व्हील का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर नहीं 4 मीटर है, और इसको एक रिवोल्यूशन करने में आपको 2 सेकंड लग रहा है। अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लग रहा है तो 2 सेकंड क्या है, उसका टाइम पीरियड है। बिकॉज टाइम पीरियड का डेफिनेशन ही है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 1 रिवोल्यूशंस। मतलब हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया है 2 सेकंड। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बॉडी का टाइम पीरियड फिक्स है, मतलब वेलोसिटी भी फिक्स रहेगा, सॉरी स्पीड भी फिक्स है। अगर स्पीड फिक्स हो गया तो बॉडी के पास क्या है, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कौन सा में, तो यहाँ पे ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²r, बट v तो दिया ही नहीं है तो मैं इसको लिखता r ओमेगा द स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये हो गया r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ओमेगा भी नहीं है, ठीक है, तो ओमेगा को मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे r, ओमेगा इज 2 पाई बाय t द स्क्वायर। कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपके पास r, लिख दो अच्छे से यहाँ पे, कितना होगा ये 4 पाई स्क्वायर r डिवाइड बाय हाउ मच t। अब सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना आपके पास, दिस इज 4 पाई स्क्वायर इनटू r इज हाउ मच, r इज 4 डिवाइड बाय t इज 2 सेकंड, कितना होगा 8 पाई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा 8 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा में ठीक है। एक जस्ट वेट क्या हो गया यहाँ पे,
ये स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर आएगा, हाँ कहीं तो गलती लग रहा था मुझे, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो कैंसलेशन कितना आएगा ये 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। चलो समझ में यहाँ पे, तो क्वेश्चंस में मैंने आपको याद है लास्ट टाइम मैंने जो सारे टर्म डिस्कस किए तो उस पर कमांड होना चाहिए कि मुझे ये नहीं दिया तो ये आएगा, फिर ये नहीं दिया तो ये आएगा, मैं कन्वर्ट कर सकता हूं फटाफट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, स्क्रीन पे लिख रहा है, रीड करो आप लोग। रीड कर लिया, ओके। एक स्टोन है जिसको स्प्रिंग से बांध के रखा है, उसका लेंथ कितना दिया है, इज 50 सेंटीमीटर दिया है, मतलब जो ये आर कितना हो जाएगा फिर 50 सेंटीमीटर, बिकॉज स्प्रिंग को घुमाओगे तो क्या होगा, सर्कल का जो रेडियस आएगा स्प्रिंग के लेंथ के इक्वल आ गया, ठीक है। सॉरी स्प्रिंग ने क्या दिया, हाँ स्प्रिंग ने दिया, ओके। तो ये हो गया आर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं या आंसर में सेंटीमीटर में निकाल लेता हूं, ठीक है। दूसरा और क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको दिया है कि हाउ मच 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सब्जेक्ट मुझे दिया है 10 रिवोल्यूशन इन कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो 1 रिवोल्यूशन कितने में आएगा, इस 20/10 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच 2 सेकेंड, मतलब मुझे टाइम पीरियड मिल गया 2 सेकेंड, तो क्वेश्चन सेम हो गया पहले जैसा। अब निकालना क्या है, बोला स्पीड कांस्टेंट मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो निकाले यहाँ पे AC इज इक्वल टू कितना होता है v स्क्वायर बाय r, तो ये होगा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, दिस इज कितना होगा r ओमेगा स्क्वायर, आपको चाहिए तो याद कर लिया करो, नहीं याद किया तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया r इनटू कितना होगा, इज 2 पाई डिवाइड बाय t d होल स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर r डिवाइड बाय t स्क्वायर, ओके। r कितना दिया आपके पास 50, तो कितना होगा ये 4 पाई स्क्वायर इनटू 50 डिवाइड बाय t कितना आ गया 2 का स्क्वायर, ओके। कैंसिल कर ले तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 50 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ऐसा हो गया, क्वेश्चन सेम था, बस मुझे समझाना क्या था आपका यहाँ पे कि अगर स्पीड कांस्टेंट है और बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, दैट टाइम इट इज अ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ इसको, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, स्क्रीन पे दिया, रीड करो इसको। दो कार है, एक का स्पीड दिया है आपको, एक का स्पीड दिया है v1 इज इक्वल टू हाउ मच, v1 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरे का स्पीड दिया है v2, ये भी कितना दिया है आपके पास, दिस इज योर 15 किलोमीटर, ठीक है। मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं आपके लिए स्क्रीन पर रखा हूं क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। अब पूछ क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है। अब दोनों का क्या होगा यहाँ पे, दोनों के लिए क्या बोला है यहाँ पे, दे एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन, ईच का एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन, मतलब क्या होगा a1 इज इक्वल टू a2, तो a1 कितना आएगा v1 स्क्वायर डिवाइड बाय r1 इज इक्वल कितना होगा v2 स्क्वायर डिवाइड बाय r2, ओके। तो यहां से क्या मिलेगा, निकालो यहाँ पे r2 डिवाइड बाय r1 इज इक्वल कितना होगा v2 स्क्वायर डिवाइड बाय हाउ मच v1 स्क्वायर, ठीक है। नाउ v1 एंड v2 कितना आपके पास, दिस इज 90 और ये कितना है 15 दी होल स्क्वायर, कैंसिलेशन कर ले इसको हम लोग, ठीक है। तो कैंसिलेशन करो, कितना आ रहा है यहाँ पे 15 6 तो कितना होगा ये 6 डिवाइड बाय 1 दी होल स्क्वायर, दिस इज 36:1, ठीक है। तो ऐसा हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्लियर कट सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं जेईई नीट की बात नहीं कर रहा, रेयरली ऐसा पूछा जाएगा जेईई नीट में, ठीक, क्लियर, समझ आता, ठीक, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, रीड करो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेडियस दिया हुआ 0.2 मीटर, ओके।
देन एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। देन थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री एंड ओमेगा 1 दिया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है। एंड फाइंड आउट क्या करना है आपको कि फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी नहीं है, सॉरी वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी नहीं है तो आपको ओमेगा चाहिए, मींस एंगुलर वेलोसिटी। अपने पास एंगुलर वेलोसिटी बट ये कौन सा है, इनिशियल है, मुझे क्या चाहिए 90 डिग्री बाद वाला चाहिए। तो पहले 90 डिग्री बाद वाला हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला है ω2 स्क्वायर इज इक्वल टू ω1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कौन सा फॉर्मूला याद है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as थीटा। ओके, तो ω2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू अल्फा, अल्फा 1 है एंड थीटा कितना आपके पास, इसको लिखो π/2, तो ये π/2, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, ये पाई, तो मेरे पास आ गया ω2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। मिल गया यहाँ पे ना, यहाँ देखो तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है r इंटू ओमेगा स्क्वायर, r कितना आपके पास 0.2 एंड ये ओमेगा स्क्वायर पाई में कितना आएगा 0.2 पाई इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन। ऐसा समझ में, ठीक है। मुझे रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए था कब 90 डिग्री बाद वाला, तो 90 डिग्री बाद जो ओमेगा रहेगा अब वो यूज करोगे। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सा पैराग्राफ दिया, इसको प्रॉपर्ली रीड करो, ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। रीड करो। क्वेश्चंस में क्या दिया, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m दिया है 0.1 kg, ठीक है। उसको एक स्ट्रिंग से बांध करके उसको घुमा रहे हैं, तो उसका टेंशन दिया हुआ है, इनिशियली टेंशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी टेंशन नहीं दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, बट स्पीड आरपीएम में दिया, मतलब क्या दिया हुआ, n दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो n1 दिया हुआ है 10 आरपीएम, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि अगर मैंने स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको क्या कर दिया, हमने 1/4 कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग का टेंशन अगर 1/4 किया तो स्पीड कितना रहेगा, स्पीड में कंफ्यूज मत होना, आरपीएम दिया मतलब फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। तो अगर मैंने स्प्रिंग का टेंशन डिक्रीज किया तो कंसीडर करो, मैं बोलता हूं यहाँ पे टेंशन डिक्रीज करो, तो T1 को मैं T लेता हूं एंड T2 को मैं लेता हूं यहाँ पे T/4 एंड क्वेश्चंस में क्या निकालना है, फिर व्हाट अबाउट N2 कितना रहेगा। चलो इतना डेटा समझ में आ गया, ओके। अब क्वेश्चंस में टेंशन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टेंशन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो टेंशन का जो फॉर्मूला क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे मैं टेंशन को बोलूंगा, यहाँ पे कितना होता है m इंटू कितना होगा r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, v बाय r, m इंटू v स्क्वायर बाय r करो कितना आएगा m r ओमेगा स्क्वायर। अब इस क्वेश्चंस में देखो मुझे ओमेगा नहीं दिया है, क्या दिया है, मुझे n दिया है, तो इसको और रिप्लेस कर ले, इज m इंटू r इंटू ये 2 पाई n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर m r इंटू n स्क्वायर, दिस इज अ t। चलिए यहाँ समझ में है, ओके। अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है, t 4 पाई n एंड r, तो कांस्टेंट बोल सकता हूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, बोल सकता हूं यहाँ पे सर T1 बाय T2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, इज n1 स्क्वायर बाय और n2 स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, n1 n2 निकालना है, तो यहां से लिख लो सर देयरफॉर इज और n1 बाय n2 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, T1 बाय T2। अब T1 एंड T2 सब्स्टिट्यूट कर दो, T1 T है, T2 कितना है 4 है, तो यहां पे कितना आएगा आपके पास, दिस इज अंडर रूट T1 T और ये T/4 कैंसिल, कितना आएगा आपके पास, इज n1 बाय n2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब आपके पास n2 निकालना है, n1 दिया हुआ है, ठीक है। तो n1 कितना दिया आपको 10, तो सब्स्टिट्यूट कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे देयरफॉर मुझे मिल जाएगा 10 डिवाइड बाय n2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना आएगा, देयरफॉर मुझे मिल गया n2 इज इक्वल टू 5 आरपीएम, ऐसा में, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सिंपल चीज क्या था, ये तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशंस नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, बस मुझे क्या सिखाना था कि टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन में अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो, अंदर खींचेगा नहीं, तो उसमें टेंशन नहीं आएगा, और टेंशन नहीं आए तो क्या होगा, बॉडी घूमेगा ही नहीं अंदर। कौन समझ? तो यहाँ पे स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से बॉडी किसमें, सर्कुलर मोशन में, इसलिए टेंशन का फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले के इक्वल हो गया, तो आपको टेंशन का फॉर्मूला मिल गया, बाकी कैलकुलेशन आपको सामने आती है। तो बेसिक कैलकुलेशन आपने 11th में ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे, ठीक है। चलो समझ में आइए, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करो, एक ऑब्जेक्ट नंबर ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट नंबर बी है, एंड तीसरा ऑब्जेक्ट नंबर सी है। तीनों ज्वाइन किए हुए एक स्ट्रिंग से, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, इट इज इन सर्कुलर मोशंस। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन जो आएगा, उस टेंशन का मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। आ रहा क्वेश्चन समझ में? कंसीडर करते हैं तीनों आइडेंटिकल लेंथ में, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, कंसीडर कर लो, ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, और ये भी लेंथ एल है। अब मुझे जो टेंशन निकालना है, कंसीडर करो, यहाँ पे कंसीडर करता हूं, यहाँ पे टेंशन अगर T1 आएगा, यहाँ टेंशन कितना आएगा, T2, और यहाँ टेंशन कितना आएगा, T3, ठीक है, 3 टेंशन। अब मुझे निकालना T1:T2:T3 कितना आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। अब इसके लिए इसमें जो टेंशन, इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या होगा, 3L हो जाएगा, 3L हो जाएगा। इसमें जो टेंशन आ रहा है उसी की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी मोशन में है, मतलब इसका टेंशन किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि मेरे पास जो T3 है वो कितना होगा, R⍵², ठीक है। अब अपने पास ओमेगा दिया है क्वेश्चंस में, ओमेगा नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, आउटरमोस्ट पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड्स, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है। मुझे रेशियो निकालना, ओमेगा को चेंज नहीं करता, तो आर कितना आपके पास है, थाइस ऑफ एल ⍵², सॉरी मास भी आएगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, m × ⍵² × 3L। चलो ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट बॉडी के लिए। अब सेकेंड बॉडी का डिस्कस करते हैं, बी पे। अब बी पे देखो, अगर मैं बी का डिस्कशन करूंगा सेकेंड पार्ट, तो ये पॉइंट क्या होगा, बी हो गया यहाँ पे, तो बी पे ये टेंशन इधर लगेगा कितना, T2, तो ये T1 का डायरेक्शन क्या होगा, बी के लिए T3 का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। कौन समझे? क्योंकि स्ट्रिंग जब ये सी की बात की तो क्या होगा, अंदर लगेगा। अब मैं बी पे आऊंगा तो क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, बट T3 इसको बैलेंस कर लेगा। तो बी क्या होगा, बी पे फोर्स ऐसा लगेगा, बाहर T3 और अंदर कितना लगेगा, T2। तो नेट फोर्स कितना हो गया, हम अंदर, तो अंदर नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, T2 माइनस T3 विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स FCP, एंड विच इज इक्वल टू कितना आएगा, m × R⍵²। तो यहां से आ गया T2 माइनस T3 इज इक्वल टू mR⍵², तो ये हो गया r कितना हो गया आपके पास, ये 2L × ⍵², कितना हो गया यहाँ पे, ये आपके पास हो गया यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ mL ⍵², एंड T3 कितना है आपके पास, 3 है, तो पुट कर दे यहाँ पे, तो T2 आ गया, ये T3 इस साइड आएगा, कितना है आपके पास, ये इसको लिखना है 3mL ⍵², उस साइड कितना होगा, ये 5mL ⍵², ठीक, दिस इज 5mL ⍵²। चलो आ रहा पॉइंट समझ में। तो यहां से मुझे ये T3 मिला था, ठीक है, यहां T2 मिल गया। अब आते हैं हम लोग इस पे A पे। अगेन जब मैं A पे आऊंगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट्स, तो अगर कंसीडर करो ये A हो गया, ठीक है। अब A हो गया तो इस साइड लगेगा T1 और इस साइड क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहां क्या लगेगा आपके पास T2। तो यहां पे फिर से T1 माइनस T2, नेट फोर्स कितना लगा, T1 माइनस T2, समझ आ रहा है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, अब लेंथ कितना हो गया, रेडियस कितना होगा, ये चलो फॉर्मूला सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू आएगा, ये सेंटीमीटर फोर्स एंड विच इज इक्वल टू m × R⍵² विच इज m × L × ⍵², ठीक है। तो T1 कितना आएगा, T2 आया तो आपके पास 5⍵², तो इसको शिफ्ट कर दो, कितना होगा, ये हो गया 6mL ⍵²।
T1 मिल गया, तो therefore your T1 is to T2 is to T3. ओके, T1 T2 T3 ध्यान से देखो कितना है वो 6 है, ये 5 है, 3 है, तो कितना आएगा रेशो ये 6:5:3. दिस इज अब डिवाइड करके वही आएगा, सेम सेम है, ml ओमेगा स्क्वायर ml ओमेगा स्क्वायर ml ओमेगा स्क्वायर का कैंसिल हो गया, बस इतना आएगा 6, यहाँ 5, यहाँ पे 3, तो रेशो कितना आएगा 6:5:3. ऐसा में इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या था, ये जब बी पे बात करोगे तो बी पे ये टेंशन T3 T2 अंदर खींचेगा और ये क्या होगा, ये तो बाहर जाने की कोशिश करेगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा. आपको मैंने पहले भी सिखाया 11th में काइनेमेटिक्स में कि टेंशन क्या करता है, अब जिस बॉडी पे लगाओगे उस बॉडी पे टेंशन क्या होगा, उस बॉडी के अकॉर्डिंग टेंशन का डायरेक्शन कंसीडर करोगे. अब जब सी पे लगा रहे हैं तो सी के अकॉर्डिंग टेंशन का डायरेक्शन, जब मैं बी पे लगाऊंगा तो बी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग का डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो बाहर की तरफ आ जाएगा. याद है पुली वाले क्वेश्चंस किए थे हमने, तो पुली वाले क्वेश्चंस में हमने ऐसा किया था, ठीक है. चलो ऐसा हमने नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नोट डाउन. नोट किया रीड किया. क्वेश्चंस में दिया है एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कॉर्ड है, वो मैक्सिमम टेंशन कितना बेयर कर सकता है, T इज इक्वल दिया है यहाँ पे 100 न्यूटन्स. ओके, दूसरा दिया हुआ है लेंथ कितना दिया हुआ उसका, यहाँ पे मास दिया हुआ, ठीक है, मास दिया है 1 kg. नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ उसने इज 1 मीटर. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. आपको ये टेंशन क्या दी है, मैक्स टेंशन दिया है, ठीक है. तो अगेन टेंशन किसके इक्वल आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा. तो मुझे पता है सर T इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म कितना आएगा, m into v स्क्वायर पर r. आप ओमेगा वाला मत यूज करो कि मुझे v निकालना है, तो यहां से v कितना आ जाएगा, T into r. r को मैं क्या कंसीडर करूं, लेंथ कंसीडर करूं, TL डिवाइड बाय m, इसका अंडर रूट. तो ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास 100, ये 1 है, ये भी 1 है, कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड. तो v मिल गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द मैक्स. अब टेंशन को मैक्स लोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्स होगा. टेंशन देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, T मैक्स तो v क्या होगा, मैक्स. तो अगर मैक्सिमम टेंशन लेके सॉल्व करो तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था. सारे क्वेश्चन में एक ही चीज चल रहा है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं टेंशन कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है, एंड टेंशन का फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो. चलो ऐसा होने नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं. नोट डाउन. चलो टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. रीड करो, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चंस बोला यहाँ पे कि अगर मैंने लेंथ को इंक्रीज किया 1% से तो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है. तो ठीक है, चलो हमें पता है कि T टेंशन इज इक्वल टू, अब ये टेंशन है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, दिस द टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मींस m into v स्क्वायर डिवाइड बाय r मींस कितना होगा, m into, इसको लिख लो m into कितना होगा, r ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा नहीं चाहिए मुझे, टाइम पीरियड चाहिए. ये होगा r into कितना होगा, ये 2 पाई बाय t v स्क्वायर, तो कितना होगा, ये m हो गया, r को मैं l कंसीडर करता हूं, ये कितना होगा 4 पाई डिवाइड बाय कितना हो गया यहाँ पे, ये टाइम पीरियड t. ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि मैंने लेंथ को इंक्रीज किया 1% से, ठीक है. अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं 1% से तो व्हाट इज चेंज इन, हाँ चेंज इन टाइम पीरियड बोल रहा है. टेंशन क्या किया उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है. ओके, तो यहां से T इधर है तो बोल सकता हूं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, T स्क्वायर है यहाँ पे, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया, देखो ये टेंशन है तो कितना होगा, यहां से T स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू L इंटू 4 पाई डिवाइड बाय क्या होगा, ये टेंशन. अब m कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, टेंशन कांस्टेंट, तो बोल सकता हूं T
इज डायरेक्ट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा एल, ठीक है। तो टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू हाफ। अब मेजरमेंट वाला चैप्टर आपको याद आएगा 11 का पहला चैप्टर मेजरमेंट एंड यूनिट्स में हमने बताया था कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है तो यहां पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज मतलब ऐसा डेल्टा टी डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 इंटू डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। इसको इंटू 100 कर दूं मैं तो डेल्टा टी डिवाइड बाय टी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डी 100। अब क्या बोलोगे इसको, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 को क्या बोलोगे आप, परसेंटेज चेंज इन टी विच इज इक्वल टू कितना होता है इज 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एल। कितना है ये 1/2, ये 1 है तो कितना होगा 0.5%। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना होगा 0.5%। ये 11th में किया था, यहां तक समझ में आया। इसके बाद अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर चेंजेस चाहिए तो क्या होगा, पावर आगे आ जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कहां पे किया था, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने 11th में किया है, याद रखो। क्लियर समझ में आया, ठीक है। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रीड करो। हाँ, एक मोटरसाइकिल है, उसकी वेलोसिटी अगर डबल हो गई तो फोर्स एक्सर्ट आउटवर्ड विल बी। अब आउटवर्ड फोर्स पूछा मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो सेम है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है mv² डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा v²। तो यहां से आप बोलोगे F1 डिवाइड बाय F2 कितना होगा v1 बाय v2 द स्क्वायर। आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी डबल कर रहे हो, तो ठीक है v2 कितना होगा 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन में दिया है कि सर v2 कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ v1। तो व्हाट अबाउट F2 मतलब फोर्स क्या होगा, मतलब F2 का वैल्यू कितना होगा। F1 मतलब इनिशियल, F2 मतलब फाइनल, v1 मतलब इनिशियल एंड v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ क्या आएगा F1 बाय F2 इज इक्वल टू कितना आएगा इस 1 v1 अपॉन कितना होगा 2 टाइम्स v1 एंड स्क्वायर कैंसल, कितना हो गया आपके पास यहाँ पे F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू 1/4। तो F2 कितना होगा, F2 हो गया आपके 4 टाइम्स F1, ठीक है। अगर वेलोसिटी को आप डबल किया तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इस क्वेश्चंस में ये चीज समझना था कि आउटवर्ड फोर्स पूछ रहा है, तो आउटवर्ड फोर्स अगर बॉडी टर्न ले रहा तो सर्कुलर मोशन में आ गया, एंड सर्कुलर मोशंस में क्या होता है आउटवर्ड फोर्स मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इनवर्ड फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, जो सेंट्रीपिटल का हो, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हम फिनिश करते हैं, ठीक है। ये वीडियोस देख के सारे न्यूमेरिकल एक बार फिर से रीड करना। 2 चीजें मैंने सिखाया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट सॉरी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर बॉडी सर्कुलर मोशंस में है तो जो भी फोर्स बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखेगा वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। लेक्चर्स देखने के बाद नीचे एक असाइनमेंट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाओ, वहां पे एक असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करोगे। लाइव लेक्चर्स में क्या करेंगे, हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हम डायरेक्टली मिलेंगे लाइव लेक्चर्स में, ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। लाइव लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको टिक करके रखना, हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट करो इसको।